भारत माँ का बेटा हूं मैं, ओज की बातें करता हूँ कि भारत माँ का बेटा हूं मैं, ओज की बातें करता हूँ। मेरे गीतों में सच्चाई को दुनिया के सामने लाता हूँ, मेरे गीतों से सच्चाई को दुनिया के सामने लाता हूँ। मेरे गीतों में ना अत्याचार कभी ना होने दूंगा, झूठे नेताओं के सामने आवाज हमेशा उठाऊंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर संजय चौबीसा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ कहानियां लेकर आया हूं। कुछ शिक्षात्मक ज्ञानवर्धक कहानियां हैं। उन कहानियों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो मेरी पहली कहानी, इसका शीर्षक है वक्त की कदर। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हो कि अगर जो इंसान समय का सदुपयोग नहीं करता है, समय की कदर नहीं करता है, वक्त की कदर नहीं करता है, तो समय उसका साथ कभी नहीं देता है। वक्त की कदर करोगे तो वक्त आपकी कदर करेगा। दोस्तों, तो हमें हमेशा अपने इस वक्त की कदर करनी चाहिए। समय के साथ साथ हमें अपने काम करने चाहिए। हमें आलस्य को त्याग कर जिस काम को हम अपने हाथों में ले लेते हैं, तो समय से उस काम को हमें पूरा करना चाहिए। अगर हम आलसी रहेंगे और हम वक्त की कदर नहीं करेंगे और हम आज का काम कल के भरोसे छोड़ेंगे और कल का काम परसों के भरोसे छोड़ेंगे, तो वो काम हमारा पूरा कभी नहीं होगा और हम वक्त पर किसी भी काम को हम नहीं निपटा पाएंगे, न हम कुछ कर पाएंगे। हमारा वो जो वक्त चला जाएगा, जो समय हमारे हाथों से निकल जाता है, वो समय वापस कभी नहीं आता है, वो समय वापस लौट कर नहीं आता है। तो दोस्तों, मेरी पहली कहानी का जो शीर्षक है वक्त की कदर, इसमें हमेशा 3 मित्रों की कहानी है और उन 3 मित्रों में एक राजा था, साथ में थे। उसमें एक राजा का बेटा था जो आगे चलकर राजा बनता है, और 2 मित्र जो व्यापारी मित्र थे, तो व्यापार करते आगे जाकर। लेकिन उनके बीच में कुछ शर्तें लगी हुई थी। मेरी कहानी में आएगा कि जो राजा का जो बेटा था, जो उसका राजकुमार जो था, उसने वचन दिया था एक दिन का राज। तो दोस्तों, उसने जो वचन दिया, उस वचन को वो निभा रहा था और एक एक दिन का राजा अपने उन दोनों मित्रों को बनाया था। पर एक मित्र ने तो वक्त की कदर की और वो संपन्न हो गया, लेकिन दूसरे मित्र ने वक्त की कदर नहीं की। वो जहां से चला था, एक दिन का राजा बनने के लिए सुबह चला था, उसी हाल में वो शाम को वापस अपने घर को लौट गया। इसलिए हमें हमेशा अपने वक्त की कदर हमेशा करनी चाहिए। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी पहली कहानी, वक्त की कदर। दोस्तों, मैं यह कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह राजस्थान की लोक कथा है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है एक दिन का राजा। एक आश्रम में राजकुमार के साथ 2 श्रेष्ठी पुत्र पढ़ते थे। एक आश्रम था, उस आश्रम में राजकुमार के साथ 2 श्रेष्ठी पुत्र भी पढ़ते थे। अध्ययन के अंतिम वर्ष में श्रेष्ठी पुत्र राजकुमार से अलग रहने लगे। अध्ययन के अंतिम वर्ष में श्रेष्ठी पुत्र हैं, वो राजकुमार से अलग रहने लगे। राजकुमार ने कारण जानना चाहा। अब राजकुमार ने जो कारण जानना चाहा कि भाई तुम मेरे से अलग क्यों रह रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है या मेरे से क्या ऐसी
भूल हुई है, कि मेरे से कौन सी गलती हुई है कि जो तुम मेरे से अलग रह रहे हो, उसका क्या कारण है वह जानना चाहा। तो श्रेष्ठी पुत्रों ने कहा कि राजकुमार आप राजपुत्र हैं। तो श्रेष्ठी पुत्रों ने क्या कहा कि राजकुमार आप राजपुत्र हैं, निकट भविष्य में आप राज्य के राजा बनेंगे। उसने कहा कि निकट भविष्य में आप राज्य के राजा बनेंगे और हम तो व्यापार धंधा करते ही काम चलाना पड़ेगा। अब श्रेष्ठी पुत्र ने क्या कहा, राजकुमार आप तो राजपुत्र हैं, राज करने वाले राजा जी के पुत्र हैं और आने वाले भविष्य में आप तो राजा बनेंगे और हम हैं वो तो बोले व्यापारी, व्यापार धंधा करेंगे, काम धंधा करके ही हमें चलना पड़ेगा। कहाँ आप और कहाँ हम सामान्य लोग। उसने बोला कहाँ आप राजा के पुत्र और कहाँ हम एक सामान्य लोग। मतलब वही कि आपसे दूरी बनी रहे तो ठीक है। राजकुमार ने कहा तुम तो मेरे मित्र हो। अब उन्होंने कहा कि आपसे दूरी बनी रहे तो अच्छा है। तो राजकुमार थोड़ा उदास हुआ और उसने बोला कि तुम तो मेरे मित्र हो, मित्रता तो रहेगी ही ना। कभी तुम मुझसे कहना, मैं एक दिन का राजा तुमको भी बना दूंगा। तो उसने बोला कि तुम तो मेरे मित्र हो, मैं बोले राजा बन गया तो क्या हुआ, अपनी मित्रता तो रहेगी। और जब कभी अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मुझे कभी कहना कि मैं एक दिन का राजा मैं तुमको भी बना दूंगा। तीनों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, दोस्ती हो गई, वापस साथ रहने लगे और तीनों मित्र हैं वो बहुत खुश हुए। शिक्षा पूरी कर अपने अपने नगर को वो लौट गए। शिक्षा पूरी करके वो अपने अपने घर वापस आ गए, अपने अपने नगर को लौट आए। कुछ वर्ष बाद राजकुमार है वह राजा बन गया। वैसे समय बीतता गया, जब वो वापस आए और समय के साथ साथ वह राजकुमार जो था उनका मित्र वो राजा बन गया। उधर श्रेष्ठी पुत्र भी अपने नगर को सेठ कहलाने लगे। अब वो श्रेष्ठी पुत्र थे वो भी अपने नगर में श्रेष्ठ कहलाने लगे, सेठ जी कहलाने लगे, वो भी व्यापार धंधा करने लगे। समय निकलता गया, धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन प्रथम श्रेष्ठी पुत्र को अपने राजकुमार मित्र का कही हुई बात याद आ गई। तो जो पहला जो श्रेष्ठी मित्र व्यापारी पुत्र जो था उसको अपने राजकुमार ने जो कहा था वो बात याद आ गई कि एक दिन का राजा बनाऊंगा। वह उसके पास पहुंचा और वह उसके पास पहुंचा और दिए हुए वचन की याद दिलाया। वह राजकुमार के पास पहुंचा, वहां गया और उस राजकुमार को कहा कि आपने हमारी पढ़ाई कर रहे थे हम आश्रम में, वहां पर आपने मुझे वचन दिया था कि एक दिन का मैं राजा तुमको भी बना दूंगा। तो उसकी वह याद दिलाई। तो राजा ने कहा ठीक है, आज दिन भर तुम राज करो। तो राजा ने कहा, वो मित्र था उसका, उस पर विश्वास किया और कहा कि ठीक है भाई मित्र, तुम मेरे मित्र और मैंने तुम्हें वचन दिया कि एक दिन का राजा मैं तुमको बना दूंगा। ठीक है, तो आज का दिन तुम राजा बन जाओ, तुम राज करो। श्रेष्ठी पुत्र ने सबसे पहले कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने की जांच की। तो श्रेष्ठी पुत्र ने सबसे पहले क्या किया कि अपने जो उस राजमहल का जो कोषाध्यक्ष था उसको बुलाया और उस खजाने की जांच की और अपने सभी मांगने वालों को बुलवाकर कहा जितना मांगते हो खजाने से ले लो। तो श्रेष्ठी पुत्र ने क्या किया कि भाई कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने की जांच की और अपने जो कर्जदार थे, जो मांगने वाले जो थे, उनको बुलाया और कहा, बुलवाकर कहा कि तुम मेरे से जितना भी मांगते हो खजाने से ले लो। सभी प्रसन्न थे, उनकी राशि उन्हें मिल गई। बहुत सा धन उसे अच्छे काम कर्मों में लगाया। बहुत सा धन उसने क्या किया, अच्छे कर्मों में लगाया। कुछ अपने घर भिजवा कर, अब थोड़ा बहुत तो देखो, कुछ अच्छे मांगने वालों को भी दे दिया, कुछ अच्छे कामों में लगाया और कुछ अपने घर भी भिजवा दिया और पूर्ण संपन्न हो गया। वह पूर्ण संपन्न हो गया। एक दिन के शासन में वह पूर्ण सफल रहा। एक दिन के शासन में वह पूर्ण सफल रहा। राजा को अपने वचन पालन हेतु धन्यवाद दिया। राजा को अपने वचन का पालन करने हेतु धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद दूसरे श्रेष्ठ पुत्र का व्यापार भी डगमगा गया। कुछ दिनों बाद दूसरे श्रेष्ठ पुत्र का जो व्यापार था वो भी डगमगा गया, व्यापार नहीं चल रहा था उसका। वह भी अपने राजकुमार मित्र के पास पहुंचा
और दिया हुआ वचन याद दिलाया हुआ। उसने कहा था ना एक दिन का राजा तुम्हें बनाएंगे। पहले मित्र तो राजा बनकर उसने ये कर लिया, दूसरा मित्र भी गया और उसने वचन याद दिलाया। तो राजा ने कहा कल इस नगर के राजा तुम बन जाना। तो राजा ने क्या कहा, ठीक है भाई, मैंने वचन दिया है, तो कल इस नगर का राजा तुम बन जाना। षष्ठीपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ और सवेरे सेवकों से दाढ़ी बाल बनवाए, मालिश करवाई, स्नान किया। अब सवेरे सेवकों से क्या, दाढ़ी बाल बनवाए, मालिश करवाई और स्नान किया, और राजसी वेशभूषा पहनी और भोजनशाला में डटकर राजसी भोजन किया। अब राजसी वेशभूषा पहनी और भोजनशाला में डटकर उसने भोजन किया। इस पर नींद के झोंके आने लगे तो सोचा कुछ समय आराम कर लूं। अब उसको नींद के झोंके आने लगे तो उसने सोचा मैं कुछ समय आराम कर लूं, फिर राजसभा में जाऊंगा। नींद खुली तो देखा सूर्य अस्ताचल में जा रहा है। वह घबराया, तब तक कुछ निर्णय कर पाता, शाम हो चुकी थी। वो खाना वाना खाया उसने डट कर और वो सो गया। और सोया तो नींद ऐसी लगी कि शाम हो गई, सूर्यास्त होने लगा। जब उसकी नींद खुली देखा ये तो शाम हो गई। वह घबराया और फटाफट उठकर वो कुछ निर्णय करने लगता, तब तक तो शाम हो चुकी थी। वह जैसा गया वैसा ही राजभवन से बाहर आ गया। वो जैसा ही गया था वैसा ही वह राजभवन से बाहर आ गया। इसीलिए ठीक कहा गया है कि जो भी वक्त की कद्र नहीं करता है, वक्त उसकी कद्र नहीं करता। और पहला मित्र ने तो अपने सारे कर्जदार से पैसे चुकवा दिए, कर्जा माफ करवा दिया, उसने अच्छे कुछ काम भी किए, कुछ धन घर भी भिजवा दिया और वो संपन्न हो गया। और दूसरे मित्र ने ऐशो आराम किए। जब एक दिन का राजा बना तो उसने मालिश करवाई, मुद्रासी में उसने अपने शौक पूरे किए, अच्छे अच्छे खाना खाया और वो विश्राम करने लग गया उसको। और विश्राम गया तो शाम तक उसको अच्छे मखमल के गद्दे पर सोया था तो उसको नींद आ गई। शाम तक वो उठा ही नहीं और उसने कुछ भी काम नहीं किए, न उसने अपना वही किया, उसने उस वक्त की कदर नहीं की। तो जैसा वो अपने घर से राजा बनने के लिए गया था वैसा ही वो वापस आ गया। तो जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता है, वक्त की जो कद्र नहीं करता है, वक्त उसकी कद्र कभी नहीं करता है। दोस्तों, मेरी कहानी का यही समापन होता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समय पर अपने सारे काम करने चाहिए। हमेशा हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी आलसी नहीं बनना चाहिए। जो काम करने के लिए हम बैठे हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, तो उस काम को और उस वक्त को हमेशा पूरा करके ही हमें विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें समय के साथ उसका सदुपयोग करके ही चलना चाहिए। तो मैं इस कहानी का दोस्तों यही समापन करता हूं। धन्यवाद। तू परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश छोड़ दे, तू परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश छोड़ दे, बेजमीन लोगों के सर पे आसमान रहता है। तू परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश छोड़ दे, बेजमीन लोगों के सर पे आसमान रहता है। कदमों को ना बांध पाएगी, अरे कदमों को ना बांध पाएगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को ना बांध पाएगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं, रास्तों से जरा कह दो अभी मैं भटका नहीं हूं। दोस्तों, अभी आपने मेरी पहली कहानी सुनी, वक्त की कदर। अब दोस्तों मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरी दूसरी कहानी का शीर्षक है टेढ़ी खीर। दोस्तों, जैसा शीर्षक कहानी भी वैसी ही है। दोस्तों, टेढ़ी खीर नामक जो कहानी है उसमें दो मित्र होते हैं। एक धनवान होता है और एक गरीब होता है और अंधा होता है, दृष्टिहीन होता है। तो दोस्तों, जब दृष्टिहीन को अपने धनवान मित्र ने खाने पर बुलाया और वो खाने गया तो वहां तरह तरह के व्यंजन थे, लेकिन उस व्यंजन में खीर भी थी। और खीर के बारे में जब पूछा ये कैसी है
और वो खाते खाते उस खीर के बारे में पूछ रहा और सवालों पर सवाल किए। वो जब धनवान मित्र था वो इतना परेशान हो गया, क्योंकि एक तो वो अंधा, अब वो कुछ कलर के पूछे तो वो बताए तो समझाए कैसे, वो अंधा था। वो बताया कि इस तरह से ये दिख रहा है, वो इस तरह से ये हो रहा है। कुछ सस्पेंस छुपा हुआ है दोस्तों। इस कहानी को आप पूरा सुनोगे, आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, हंसी भी आएगी और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो वो एक मित्र सवाल पे सवाल कर रहा, दूसरा उसका जवाब बड़ी शांति से दे रहा था, बड़े सरलता से दे रहा था। तो दोस्तों इस कहानी को आप सुनिए, वक्त की खीर। तो इससे एक शिक्षा हमें यही है कि हमें हमेशा नरम मित्र व्यवहार का होना चाहिए। तो लो दोस्तों, मैं अपनी दूसरी कहानी वक्त की खीर को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों मैं यह कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो हिमाचल प्रदेश की लोक कथा है जिसका शीर्षक है टेढ़ी खीर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के एक गांव में एक नवयुवक था। वो अच्छे खाते पीते घर का था, बहुत ही अमीर था वो, लेकिन वो सीधा साधा था, उसका कोई फालतू शौक नहीं था और वह सरल था, बहुत ही प्रेमीला था, मिलनसार था। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी ही उम्र के एक नौजवान से हो गई और दोनों वहां बैठे एक पार्क में, और बैठे बैठे दोनों बातें कर रहे थे और बातों बातों में दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। दोनों का स्वभाव है एक जैसा था, दोनों मिलनसार थे, सीधे सरल थे, प्रेमीले थे। लेकिन इन दोनों में सिर्फ दो अंतर थे। दोनों में एक दोस्त था, वह बहुत ही गरीब था। वो अपने गरीब परिवार का था, उसके पिताजी बहुत गरीब थे और अक्सर दोनों वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से कर पाता था। वो इतना गरीब था कि वो 2 वक्त की रोटियां हैं उसका इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। और दूसरा ये अंतर यह कि दूसरा जन्म से ही दृष्टिहीन था। अब दूसरा अंतर यह कि वो दूसरा है वो जन्म से ही अंधा था। वह दुनिया को अपनी तरह से टटोलता पहचानता था। एक दिन नवयुवक ने अपने अंधे मित्र को अपने घर खाने का न्योता दिया। एक दिन एक मित्र ने क्या हुआ, अपने अंधा जो मित्र था उसको अपने घर पे खाने का न्योता दिया, जिससे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बोला कि भाई तुम मेरे घर पे खाने आना, और वही है, तो उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोस्त पहली बार खाने खाना आ रहा था। अब उसका दोस्त क्या है, अपने अंधे मित्र के वहां पहली बार खाना खाने आ रहा था। अच्छे मेजबान की तरह उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाए। दोनों ने मिलकर खाना खाया। दृष्टिहीन दोस्त ने बहुत आनंद आ रहा था। एक तो वह जीवन में पहली बार इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहा था, क्योंकि वो तो गरीब था। दूसरा कि कई चीजें थी जो उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं खाई थी। इससे उसको बड़ा मजा आ रहा था, पर इसमें खीर भी शामिल थी। और उसमें क्या था, खीर भी शामिल थी। खीर खाते खाते उसने पूछा, मित्र यह कौन सा व्यंजन है, बड़ा स्वादिष्ट है। अब खीर खाते खाते क्या हुआ, खीर खा रहे थे तो उसको स्वाद अच्छा लगा, तो उसने अपने मित्र से पूछ लिया, अपने दोस्त से, कि मित्र ये कौन सा व्यंजन है, ये क्या है जो बहुत स्वादिष्ट है। तो मित्र बहुत खुश हुआ, उसने उत्साह से बताया कि यह खीर है। अब उसने उत्साह से बोल दिया कि यह तो खीर है। सवाल हुआ तो यह खीर कैसा दिखता है। अब सवाल ये हो गया उसने, फिर उसने पूछ लिया कि ये खीर दिखता कैसा है। तो उसके दोस्त ने बताया कि सफेद। सफेद मतलब, अब फिर क्योंकि वो तो अंधा था, उसने कभी सफेद कलर भी नहीं देखा था।
तो उसका मित्र है वो फिर दुविधा में फंस गया। तो सफेद मतलब अब वो किस तरह से समझाए, कैसे समझाया जाए कि सफेद कैसा होता है। तो उसने तरह तरह से समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। उसने पूरी कोशिश कर ली कि इस तरह से होता है, वो होता है, लेकिन बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंधा मित्र जो बचपन से ही अंधा था, उसने कभी सफेद कलर देखा ही नहीं था, लेकिन उसकी बात उसकी बनी नहीं, वो नहीं समझा पाया। आखिर उसने कहा, मित्र सफेद बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि बगुला। तो आखिरी में उसने क्या कहा कि जैसा बगुला होता है वैसे कलर का सफेद होता है। तो फिर वही बात वो पूछता है बगुला कैसा होता है, क्योंकि उसने तो बगुला भी कभी नहीं देखा था। यह एक और मुसीबत थी कि बगुला कैसा होता है। अब किस तरह से समझाया जाए, कई तरह की कोशिश के बाद उसे तरकीब सूझी। अब कई तरह की उसने कोशिश कर ली और कोशिश करने के बाद उसको एक तरकीब सूझी कि अपना हाथ आगे किया, उंगलियों को जोड़कर चोंच जैसा आकार बना दिया। अब अपने हाथ आकार किया, आगे किया और उंगलियों को जोड़कर उसने जैसे बगुलों की चोंच होती है वैसा आकार बनाया और कलाई से हाथ, अब उसने क्या उंगलियों की चोंच से आकार बनाया और कलाई के हाथ से मोड़ दिया। फिर कोहनी से मोड़कर कहा, लो छूकर देखो कैसा दिखता है बगुला। अब दृष्टिहीन मित्र ने उत्सुकता से दोनों हाथों आगे बढ़ाए और मित्र के हाथ छूकर देखने लगा। हालांकि वह इस समय समझने की कोशिश कर रहा था कि बगुला कैसा होता है। अब वह हाथों को छू रहा था और चारों तरफ से टटोल रहा था और वो अपने मन में समझने की कोशिश कर रहा था कि वह बगुला कैसा दिखता होगा, खीर कैसी होगी। लेकिन मन में उत्सुकता तो थी उसको जानने की कि ये खीर कैसी होगी। अब बात यह आ रही है वो बगुले को समझने जा रहा है, लेकिन फिर खीर का सवाल उसके मन में था ही सही। जब हाथ अच्छी तरह टटोल लिया तो उसने थोड़ा चकित होते हुए कहा, जब उसने चारों तरफ से हाथ टटोल लिया, उसने देखा कि इस तरह से यहाँ मुड़ा हुआ है, यहाँ पर टेढ़ा है, यहाँ पर ये तिका है, यहाँ चोंच की तरह, जिस तरह से वो बगुले की तरह चोंच बनाकर हाथ को मोड़ रखा था। छू कर फिर देखता है तो थोड़ा वो चकित हो गया और उसने कहा कि अरे बाबा, ये खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज होती है। तो उसने फिर क्या कहा कि अरे बाबा, यह, जब उसने बगुले को समझा रहा था तो उसने लगा दो खीर भी ऐसी है। अरे बाबा, यह खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज होती है। यह फिर खीर का आनंद लेने लगा और यह फिर खीर का आनंद लेने लगा। बस तभी से किसी भी जटिल काम के लिए एक मुहावरा बन गया कि टेढ़ी खीर। अब उसी समय जैसे ये सफेद रंग समझाना था, खीर के बारे में समझाना था, बगुले का सवाल पर सवाल बनाते ही जा रहे थे उसका दृष्टिहीन मित्र जो था वो। तो उसको समझाने में उसके मित्र को थोड़ी तकलीफ पड़ रही थी, सवाल पे सवाल किए जा रहा था। तो जिस तरह से खीर के बारे में समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और फिर उसने वो हाथों से उंगलियों की और कोहनी का सहारा लेते हुए उसने जो आकृति बनाई और उसको छूकर जो समझाया, तो उसमें वो जो अंधे मित्र ने कहा कि अरे बाप रे, ये तो खीर टेढ़ी होती है। तो उसी समय से अपना एक मुहावरा बन गया हिंदी में कि टेढ़ी खीर मतलब कठिन कार्य हो। तो उस समय से ये मुहावरा प्रचलित हो गया और सारे आनंद लेकर वहां जो बैठे थे दोनों दोस्त हंसने लगे। दोस्तों, मेरी इस कहानी का शीर्षक प्रेम भाव हमेशा मित्रता में हमें रहना चाहिए, क्योंकि आज के युग में अगर इस तरह के कोई सवाल करता है हमें, हम गुस्सा कर लेते हैं, हम चिड़चिड़ापन कर लेते हैं, लेकिन उसका एक दोस्त जितना सरल स्वभाव से था वो सवाल पे सवाल बनते जा रहे थे, लेकिन उसने अपने तरीके से उसको समझा दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है।
तो दोस्तों हमेशा हमें दोस्ती ऐसी करनी चाहिए कि चाहे हमारे सामने कितने सवाल खड़े हो जाए, हमारी मुसीबत खड़ी हो जाए, हर हमेशा हमें अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए, हमें अच्छे व्यवहार में रहना चाहिए ताकि लोग हमें अच्छे से पूछें। ना कभी रुके ना कभी झुके, जरूरत ना हो तो ना उलझे, ना बुरा कहे ना बुरा सहे, ना बुरा कहे ना बुरा सहे, तटस्थ हमें समझाएं, न बुरा कहें न बुरा सहें, तटस्थ हमें समझाएं, ना कहो हमें निकम्मा कभी, अरे ना कहो हमें निकम्मा कभी, क्षण आलसी न समझाएं, ना कहो हमें निकम्मा कभी, क्षण आलसी न समझाएं। यूं तो आराम बहुत है साहब, यूं भी तो आराम बहुत है, आलसियों का नाम बहुत है, यूं भी तो आराम बहुत है, आलसियों का नाम भी बहुत है, दिन भर खाली बैठे रहते हैं। यूं तो आराम बहुत है, आलसियों का नाम भी बहुत है, दिन भर खाली बैठे रहते हैं, कहते हैं सबसे काम बहुत है, दिन भर खाली बैठे रहते हैं और कहते हैं सबसे काम बहुत है। दोस्तों अभी मेरी दूसरी कहानी आपने सुनी थी जिसका शीर्षक था टेडी खीर, जिसमें आपने बड़े मजे से लेकर इस कहानी को सुना होगा। दो दोस्तों की कहानी थी जो एक सवाल पर सवाल कर रहा था कि खीर का कलर कैसा होता है, खीर कैसे रंग की होती है, खीर कैसी होती है, और उसने उदाहरण दिया बगुले का कि सफेद कलर का दिया, सफेद तो सफेद कलर कैसा होता, तो उसने फिर समझाया बगुला जैसा, और बगुला कैसा होता है ये सवाल किया था। तो उसने समझाया था अपने हाथों की उंगलियों से और कोने को टेढ़ी करके भी बताकर। तो उसने छू कर जब देखा तो उसने बताया कि अरे बाप रे, अगर ये तो टेढ़ी खीर है। लेकिन दोस्तों उसमें इस मित्र ने इतने सवाल पर सवाल करते रहे और उसके मित्र को समझाना भारी पड़ रहा था, फिर भी उसने बड़ी नम्रता से, बड़ी विनम्रता से उसने समझाया था। तो हमें भी हमेशा अपने विनम्र होना चाहिए। अब दोस्तों मेरी तीसरी कहानी जिसका शीर्षक है चार कहानियां। दोस्तों अभी जो मैंने शायरी पढ़ी वो इस तीसरी कहानी से मिलती जुलती है। इसमें एक किसान सेठ और एक नौकर की कहानी है। उस सेठ के पास कुछ चार कहानियां थी, कुछ ज्ञानवर्धक कहानियां थी, और जब नौकर बोलता है कि मुझे सुनाओ तो वो नहीं सुना रहा था, तब वो कहानियां भी कुछ हलचल करने लगी। और वो कहानियां क्या कर रही थी और उसके सेठ के साथ किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुसीबतों से वो बाहर आए, और किस तरह से उस सेठ को, किसान सेठ को अपने नौकर के प्राण बचाने पड़े, और किस तरह से उसको इतना ध्यान आ गया, इतनी अक्ल आ गई कि वो जो आलस्य था उसके पास, वो आलस्यपन दूर हो गया और उसने प्रण ले लिया कि अब मैं कभी आलसी नहीं करूंगा। मेरे अंदर का जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो कहानियां हैं, मेरे अंदर जो अच्छे गुण हैं, वो मैं दुनिया में बिखेरता रहूंगा। तो दोस्तों अब मैं अपनी तीसरी कहानी जिसका शीर्षक है चार कहानियां, वो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप उसको ध्यान से सुने और उस मेरी तीसरी कहानी चार कहानियों की शीर्षक वाली को आनंद ले। तो मैं अपनी कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूं, बिहार की लोक कथा को प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी कहानी का शीर्षक है चार कहानियां। बिहार के एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का एक बेटा और बहू थे। वो किसी दूसरे गांव में रहते थे। तो उस किसान ने अपनी देखरेख के लिए, अपने खेत और खलियान में काम करने के लिए और अपने सहयोग के लिए एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन की बात है कि अपने नौकर को साथ लेकर वह किसान अपने बेटे और बहू से मिलने गया। वे लोग दूसरे गांव में रहते थे, तो वहां पैदल चलकर जाना पड़ता था। एक दिन एक झोपड़ी में उन्होंने रतवासा किया और वहां पर खाना
खाकर भोजन करने के बाद नौकर ने अपने किसान सेठ जो थे उनसे कहा कि सेठ जी, आप मुझे कोई कहानी सुनाओ। नौकर ने उनको कहानी सुनाने को कहा, लेकिन किसान थका मांदा था और वह कहानी सुनाने में आलस आती थी उसको, तो वह सोना चाहता था। तो उसने उस नौकर से बहाना बना दिया कि थक गए हैं तो आज अपन नहीं सुना पाऊंगा मैं, और वह थोड़ी देर में सो गया और उसकी आंख लग गई। पर नौकर को नींद नहीं आ रही थी, तो वह लेटे लेटे सोच रहा था कि उसका मालिक उसको 4 कहानियां आती हैं, वो 4 कहानियां जानता है, लेकिन वो न कभी सुनाता है, न किसी के सामने वह सुनाता है। और वह सेठ जी बहुत आलसी हैं कि वो किसी को भी वो कहानी नहीं सुनाते हैं, पर लालचवश एक भी कहानी नहीं सुनाता है। किसान प्रगाढ़ नींद में सोया हुआ था। चारों कहानियां उसके पेट से 4 रूप बनाकर बाहर आई। किसके? वो चारों कहानियां जब किसान सोया हुआ था तो उसके पेट से 4 रूप बनाकर वो बाहर आती हैं और उसके शरीर पर बैठ के बतियाने लगती हैं। वो चारों कहानियां आपस में बातें करती हैं किसान के शरीर पर बैठकर, और वो बहुत दुखी होती हैं और क्रोधित भी होती हैं। कौन? वो कहानियां हैं आपस में बैठकर बातें कर रही थी और वो बहुत दुखी मन से बातें कर रही थी, बहुत ही उदास थी और क्रोधित थी। वे आपस में एक दूसरे को बोल रही थी कि ये किसान हमें बचपन से जानता है, पर किसी से हमारी चर्चा तक नहीं करता। किसान उन कहानियों को बचपन से जानता था, कहानी आपस में, लेकिन किसी के सामने वो हमारी चर्चा नहीं करता है, किसी को वो कहानियां नहीं सुनाता है। फिर हम उसके पेट में क्यों रहे? क्यों हम उसको इतने, उसके मन में है ये कहानियां कि उसके पेट में हम पड़ी हुई हैं, लेकिन वो तो किसी को हमारी चर्चा भी नहीं कर रहा है कि हमारे बारे में, हमारी कहानी के बारे में वो किसी को बता भी नहीं रहा है, तो हम यहाँ व्यर्थ में क्यों पड़े हुए हैं? इस निकम्मे को मारकर दूसरा और अच्छा कहानीकार ढूंढना चाहिए। कहानियां बोलती है कि ये निकम्मा है, आलसी है, तो उसके पेट में पड़े रहने से तो अच्छा है कि इसको मार दिया जाए और दूसरा कोई अच्छा कहानीकार एक्टिव हो जो सबको सुनाए, उसके पेट में जाकर अपना स्थान बनाना चाहिए, अपना घर वहां पर बनाना चाहिए। तो वो ढूंढने के लिए आपस में बातें कर रहे थे। तो उस किसान का नौकर नींद का बहाना बनाकर सोया हुआ था और वो कहानियां जो आपस में बातें कर रही थी सेठ के पेट पर बैठकर, उनकी बातों को वो चुपचाप पड़ा हुआ वो ध्यान से उन चारों की बातों को वो सुन रहा था। तो एक कहानी ने कहा कि जब यह खुसुट बेटे के घर पहुंचेगा, मतलब जब यह किसान या बेटा अपने बेटे के घर पहुंचेगा और जब वो अपने बहू से बनाया हुआ खाना खाने के लिए वो बैठेगा, और तो मैं उसके पहले निवाले को सुइयों में बदलूंगी। वो कहानियां बोलती है कि जब वो खाना खाने बैठेगा किसान अपने बेटे के घर जाकर, तो मैं उसका जो पहला निवाला रहेगा, जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा रखकर खाने जाएगा, तो उस निवाले को मैं किलो में बदल दूंगी और वो जैसे ही खाएगा तो उसके गले में अटक जाएंगी, उसको खरोच आएगी और वो वहीं मर जाएगा, उन्हें निगलते ही वह मर जाएगा। तो दूसरी कहानी बोलती है कि अगर वह इससे भी बच गया, तो वो दूसरी कहानी बोलती है अगर वो इससे भी अगर बच जाता है, तो दूसरी कहानी क्या कहती है कि रास्ते के पास
विशाल बरगद बनकर खड़ी हो जाऊंगी। मतलब वो बोले जब वो वहां से जाकर वापस आएंगे अपने घर के लिए, तो रास्ते में मैं एक बहुत बड़ा बरगद बनकर वापस आ जाऊंगी, ताकि वो चलते हुए आ रहे होंगे तो उनको थकान लगेगी और उस मेरे बरगद का पेड़ जो है वहां पर वो विश्राम करने बैठेंगे या उस पेड़ के नीचे से निकलेंगे। तो जैसे ही वो उसके नीचे से गुजरेगा तो मैं इस पर गिरकर इसे बर्बाद कर दूंगी। मैं उस किसान के ऊपर गिर जाऊंगी और वो वहां से उस मेरे पेड़ की टहनियों के नीचे, शाखाओं के नीचे आ जाएगा और वो मर जाएगा। तो इतने में तीसरी कहानी बोलने लगी कि तब भी यह नहीं मरा तो मैं सांप बनकर इसको डटूंगी। तब तीसरी कहानी बोलती है कि तीसरी कहानी जो बता रही है, अगर पहले खाने के निवाले में कील बन जाओ और वो बच जाता है, नहीं मरता है, तो दूसरी कहानी बहन, अगर तुम बरगद बनकर जा रहे हो और उसके ऊपर गिरती हो, लेकिन किस्मतवश वो अगर वहां भी बच जाता है और नहीं मरता है, तो फिर मैं सांप बनूंगी जहरीला और सांप बनकर उसको डस लूंगी। और सांप के मेरे डसने से तो अच्छा इंसान मर जाता, वो मर जाएगा। तो इतने में चौथी कहानी ने कहा कि बहना, अगर तुमसे भी नहीं मरा तो फिर भी अगर वो बच जाता है तो वो जैसे ही नदी पार करेंगे, नदी पार करते समय मैं एक बड़ी सी लहर बनकर आऊंगी और उसको अपने साथ बहाकर मैं उसको डुबो दूंगी। अगले दिन सवेरे बेटे के वहां दोनों पहुंचे। जब वहां पहुंचे, बेटे ने उनकी खूब आवभगत की, चाय पिलाया, वही है, बहू ने खाना बनाया और बेटा पिता को देखकर तो बहुत खुश हो गया। बहू ने उत्साह मन से, बड़े प्रसन्नता से खाना बनाया और ससुर को खाने के लिए बिठाया और खाना परोस रहे थे। और उस ससुर के साथ, उस किसान के साथ उसका नौकर है, वो भी खाने बैठा था। तो किसान ने जैसे ही पहला निवाला, अब रोटी का पहला निवाला तोड़कर अपने मुंह में रखने ही वाला था कि नौकर ने अपनी चालाकी दिखाते हुए, नौकर ने कहते हुए उसका वो निवाला नीचे गिरा दिया कि इसमें तो कीड़ा है सेठ जी, मत खाइए। उगले हुए घास को सबने देखा कि यह जो निवाला था वो तो चावल की सुइया बन गए थे। मतलब वो जो निवाला था वो चावल की सुई की इतनी तेज तरह धार वाले सुई की तरह बन गए थे। अगर वो किसान खा जाता तो मर जाता, लेकिन नहीं खाने दिया। तो अगले दिन किसान और उसका नौकर अपने बेटे के वहां से वापस अपने घर को आने के लिए वापस चल पड़े। तो पहले कहानी ने कहा था कि मैं कील बन जाऊंगी पहले निवाले पर, तो पहला निवाला नीचे गिर गया तो वो कील नहीं बन पाई और वो किसान वहां पर बच गया। अब नंबर था दूसरी कहानी का। तो रास्ते पर झुके हुए जब चल रहे थे तो रास्ते में एक झुके हुआ एक बहुत बड़े पेड़ को देखा और वो बरगद का ही पेड़ था। तो नौकर ने कहा, जल्दी से आओ, इस पेड़ के पास से दौड़ते हुए निकले। तो नौकर ने क्या किया कि सेठ जी का हाथ पकड़ा और उस नौकर को पता था, क्योंकि उसने रात को सारी बातें उन कहानियों की सुन ली थी, तो उसको पता था कि ये बरगद का पेड़ अब सेठ जी के ऊपर गिरने वाला है। इसलिए उसने हाथ पकड़कर सेठ जी का दौड़कर निकल गए। तो वे दौड़ते हुए इस पेड़ के पास से ही निकले और जैसे उन्होंने पेड़ क्रॉस किया कि वो पेड़ है वो दम से धरती पर आ गिरा। वे जो किसान था वो बाल बाल बच गए। उससे थोड़ा आगे वो चले तो दो कहानियों, पहली कहानी जो कीले नहीं बन सकी उसका पहला निवाला, बरगद का पेड़ गिरा लेकिन वहां पर भी बच गया। अब नंबर था तीसरी कहानी का। तो तीसरी कहानी जैसे ही थोड़े आगे चले तो वो एक सांप बनकर आगे आ गई और सांप दिखा। तो नौकर ने उसमें भी चालाकी दिखाते हुए फुर्ती से उस सांप को अपनी लाठी से दूर कर दिया और सांप को भगा दिया। अब सांप से भी बच गया। अब अगला पड़ाव था नदी पार करने का इनके। तो अगले पड़ाव पर वो जैसे नदी पर पहुंचे और वे नदी पार करने लगे तो एक विकट लहर, बहुत बड़ी लहर सामने से आई
और लहर लपकते हुए आई, लेकिन नौकर ने किसान को एक तरफ खींचा और वो लहर साइड से निकल गई और उस लहर से भी नौकर ने बचा लिया। नदी पार करके वे एक जगह पर आराम करने लगे, सुस्ताने लगे। तो किसान ने नौकर से कहा उस समय, क्योंकि किसान ने कहा कि ये सारी चीजों से नौकर ने बचाया, उसको पूछ रहा था, वो किसान के मन में शंका हो गई। तो नौकर से कहा कि तुमने 4 बार मेरी जान बचाई, तुम जरूर कोई ऐसी बात जानते हो जो मैं नहीं जानता। मतलब किसान ने पूछा उसने अपने नौकर से कि तुम जरूर कुछ ऐसी बात जानते हो कि जो मैं नहीं जानता हूं, और तुमने 4 बार फिक्स टाइम पे मेरी जान बचाई, जो तुम पहले से जान रहे थे कि यहाँ पर ऐसा घटने वाला है। तुम्हें कैसे, वो पूछ रहा है किसान अपने नौकर से कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आगे क्या होने वाला है। नौकर ने कहा यह मैं नहीं बता सकता, नहीं तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। तो नौकर अपने सेठ जी से बोलता कि ये बात मैं नहीं बता सकता आपको, नहीं तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। किसान ने कहा कैसी बात करत हो भाई, आदमी पत्थर कैसे बन सकता है। तो किसान बोलता तो ये कैसी बात कर रही हो पागलों वाली, भला कभी कोई आदमी है वो पत्थर बन सकता है, कैसे बन सकता है। ये फिजूल का डर छोड़ो और ये अंधविश्वास मत पालो तुम, और मुझे पूरी बात बताओ। अब किसान जिद पर अड़ गया, लेकिन नौकर को सच्चाई पता थी। फिर भी नौकर ने कहा कि अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये सारी बातें बनाने के बाद जब मैं पत्थर बन जाऊं तो अपने पोते को लाना और मेरी गोद में डाल देना। इससे क्या होगा, मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। तो नौकर ने, जब उसने कहा कि नौकर ने सेठ जी को कि मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, इसके बाद मैं तो पत्थर बन जाऊंगा, तो अब वापस मुझे इंसान बनाने के लिए अपने पोते को मेरे पास लाना और मेरे जो मैं पत्थर बना हुआ रहूंगा उसको टच करवाना। मेरे को जैसे ही वो टच करेगा तो मैं वापस इंसान रूप में आ जाऊंगा और इंसान बन जाऊंगा। नौकर ने सारा किस्सा उस दिन रात को जो कहानियां बातें कर रही थी सेठ जी के पेट पर बैठकर, वो सारी बातें किसान को बता दी। और किसान को जैसे ही नौकर ने ये बातें बता दी वह, तो नौकर तुरंत वो क्या हुआ, पत्थर का बन गया, बेजुबान पत्थर बन गया। अब किसान उस नौकर को वहीं पर और उसी हाल में छोड़कर क्या हुआ, घर पर चला गया। अब वो करे क्या, कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बाद किसान की बहू को यह पता चला। जब कुछ दिन बीत गए और किसान की बहू को ये सारी बातें पता चली, नौकर ने नौकर जो था वो पत्थर बन गया और मेरे ससुर की जान बचाते हुए सारी बातें बताई दी। ये किस्सा जो था वो उसके नौकर को बताया, मतलब नौकर ने जो बताया था वो उस सेठ जी के, उस किसान के बहू को पता चला। तो वह तुरंत अपने बेटे को, कौन, किसान की बहू तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाकर लेकर उस पत्थर के पास आई जहां पर वो नौकर पत्थर बन गया था, और उस पत्थर की तरफ आगे किया और पत्थर में प्राणों का संचार हो गया। अब वो पत्थर की तरफ जैसे उस किसान के पोते ने उस पत्थर को छुआ, मतलब उसकी बहू ने अपने बेटे से उस पत्थर को छुआ, उसके पास गया, तो वह पत्थर है वो वापस उसके इंसान रूपी वो नौकर के वेश में वापस आ गया। वो जो नौकर था वही वापस इंसान बन गया। अब वह अपनी अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। स्वामी भक्त नौकर ने किसान से कहा, आप अब लोगों को, अब स्वामी भक्त किसान ने इंसान बन गया और वो स्वामी भक्त था, अपने स्वामी की रक्षा की, अपने किसान सेठ जी जो थे उनकी हर बात को सुनता था, उनकी रक्षा के लिए वो पत्थर भी बन गया था, उनकी बात भी मान ली थी। तो उन्होंने कहा, स्वामी भक्त नौकर ने जो है किसान से कहा कि आप अब आगे चलकर जिंदगी में लोगों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओगे, जो कहानियां आपके पेट में है और नई भी याद रखो, वो बाहर निकालोगे, आलसी नहीं करोगे।
अगर दोबारा आपने इस बार ये गलती की, आपकी जान जाते जाते बची और वहां बच गई, मैं पत्थर का बन गया, मैं भी सही हो गया। लेकिन वरना अगर अब आपने फिर गलतियां की और आलसिया की, वरना फिर मुसीबत में पड़ जाओगी। तो उस किसान ने अपने नौकर से, अपने बेटे बहू से और पोतों से ये वादा किया कि अब मेरे अंदर जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो कहानियां हैं और मैं कुछ नई कहानियां भी अब मैं लोगों को सुनाता जाऊंगा। तो दोस्तों, ये लोक कथा 4 कहानियां शीर्षक था, उसका समापन यही हुआ। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान के अंदर जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी ज्ञान है, हमारे अंदर जो भी गुण हैं, वो हमेशा दूसरों में बांटना चाहिए। दूसरों को बांटने से हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा ज्यादा बढ़ती है मां सरस्वती के वरदान से। तो हमें अंदर ही नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारा अच्छा ज्ञान है और हमारे गुण हैं, वो हमारे पेट में ही रखेंगे, तो अंदर हमारे पास रहकर, हमारे पेट में रहकर ही वो व्यर्थ हैं। इसलिए हमेशा हमें अपना ज्ञान, अच्छा ज्ञान दूसरों को बांटना चाहिए ताकि उनका भी भला हो सके। मेरी अभी 4 कहानियां नामक कहानी आपने सुनी, अच्छी लगी ना दोस्तों? इस किसान के अंदर जो 4 कहानियां उसको आती थी, लेकिन वो अपने आलस्य से वो कहानियां किसी को नहीं सुना रहा था। और अपने नौकर ने बोला था तो उसने आनाकानी कर दी थी, थक गया हूं, मुझे सोना है। तो वो कहानियां आपस में बात कर रही थी और वो परेशान हो गई और क्रोधित होकर, उदास होकर वो उस किसान सेठ की जान लेना चाहती थी। लेकिन उस नौकर ने अपनी चालाकी को दिखाते हुए उस किसान की जिंदगी को बचा लिया। और वो कैसे सारा राज अपने किसान सेठ को बताता है और वो नौकर पत्थर बन जाता है। लेकिन बाद में वो उस किसान की बहू ने आकर अपने बेटे को उस पत्थर को टच करवाया और वापस इंसान बनाया। कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, तब जाकर उन मुसीबतों से गरबा कर फिर किसान ने संकल्प लिया कि मैं सभी को अच्छे गुण अपने अंदर जो है वो दूसरों में बांटूंगा, और मेरे अंदर जो ज्ञान है वो मैं दूसरों में बांटूंगा, मैं ये जो कहानियां है वो सबको सुनाऊंगा। तब जाकर उसने बाद में जाकर वो रास्ते पर आया। तो दोस्तों, हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, हमारे अंदर जो अच्छा ज्ञान है, वो हमेशा दूसरों में हमें बांटना चाहिए। सदैव दूसरों में अपना ज्ञान बांटने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। मां सरस्वती जब हमारे अंदर विराजमान है और जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे ज्ञान है, अच्छे संस्कार हैं, वो हमेशा हमें दूसरों को देना चाहिए। इससे दूसरों के साथ साथ हमारे अंदर भी वो चीज में बढ़ती है। शिक्षा का और ज्ञान का भंडार जितना हम बांटेंगे उतना ही हमारा बढ़ेगा। तो दोस्तों, अहंकारी को अपने अहंकार का गुरूर भी होता है। अहंकारी को अपने अहंकार का गुरूर भी होता है, वो एक ना एक दिन चुकनाचूर होता है। अहंकारी को अहंकार का गुरूर भी होता है, वो एक ना एक दिन चुकनाचूर होता है। राम संस्कारी था इसलिए पूजा जाता है। राम संस्कारी था इसलिए पूजा जाता है और राम संस्कारी था इसलिए पूजा जाता है और रावण अहंकारी था इसलिए जलाया जाता है। राम संस्कारी था इसलिए पूजा जाता है और रावण अहंकारी था इसलिए जलाया जाता है। तो दोस्तों, हमें हर हमेशा संस्कारी होना चाहिए, अपने अहंकार को त्याग करना चाहिए। अहंकार का बोझ इतना ज्यादा होता है दोस्तों कि यह अहंकारी इंसान के ऊपर बैठने पर इंसान का खत्म कर देता है। दोस्तों, तो हमें अहंकारी कभी नहीं होना चाहिए। हमारे पास चाहे कितनी शक्ति हो जाए, कितने हम समृद्धि हो जाए, हम कितने ऊपर हो जाएं, कितने हम बड़े हो जाएं, हम कहीं भी कितनी ऊंचाइयों को पा लें, लेकिन हमें पता है कि हमने जीरो से स्टार्ट किया था, हमने धरती से चलना सिखाया, हमने इस भारत माँ की मिट्टी में रहकर हम आगे बढ़े हैं। तो हमेशा अपनी मिट्टी का, हमें अपनों का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी चौथी कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, उस कहानी का शीर्षक है चक्रवर्ती के हस्ताक्षर। दोस्तों, इस कहानी में संक्षिप्त में ये बता रहा हूं कि दोस्तों, इस कहानी में हमें
यह सीख मिलती है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मेरी ये जो शायरी मैंने जो पढ़ी उससे आप समझ गए होंगे, क्योंकि भगवान राम संस्कारी थे तो आज दुनिया भर में उनको पूजा जाता है। और रावण इतना शक्तिशाली था, इतने पैसे थे साहब उसके पास, वो सोने की लंका में रहता था, उसके 10 इतना शक्तिशाली था। वो एक ब्राह्मण पुत्र था, एक भगवान को भक्तिहीन था, लेकिन उसके अंदर अहंकार था, तो उसका विनाश हो गया। और आज दुनिया में उसको जलाया जाता है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती। तो दोस्तों हमेशा हमें संस्कारी बनना चाहिए, अहंकार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। तो मेरी ये जो चक्रवर्ती के हस्ताक्षर नामक जो कहानी है, उस कहानी में भी एक है कि चक्रवर्ती राजा था, वो एक अहंकारी था, और उसको सौभाग्य था कि सुमेरु पर्वत पर उसको हस्ताक्षर करने थे। अब राजा तो अहंकार था, उसको तो था कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं पूरी पृथ्वी पर राज करने वाला हो गया हूं। चक्रवर्ती का मतलब होता है पूरी पृथ्वी पर राज करना, पूरी पृथ्वी पर राज करने वाला मैं तो एक बड़ा राजा हो गया हूं। उसके अंदर ये अहंकार हो गया, वो ढोल बाजू के साथ हस्ताक्षर करने जाता है, लेकिन वहां अंदर जाकर वो हस्ताक्षर करता है या नहीं करता है, और वो हस्ताक्षर करता है तो वो किस तरह से करता है, और वो हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो क्यों नहीं करता है, ये आपके सामने सस्पेंस है। तो दोस्तों वो क्यों नहीं हस्ताक्षर करता है, वो क्यों करता है, ये दोनों बातें आप जानने के लिए मेरी कहानी को आपको सुनना पड़ेगा आगे। और वो राजा का अहंकार कैसे टूटा और वो कैसे एक वो अच्छा इंसान बना, ये सारे राज की बात आपको जानने के लिए मेरी चौथी और अंतिम कहानी चक्रवर्ती का हस्ताक्षर आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आज की मेरी इस अंतिम और चौथी कहानी को पाठ, चक्रवर्ती के हस्ताक्षर। तो ये लो पेश है आपके सामने। दोस्तों मैं यह कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह बिहार की लोक कथा है। इस कहानी का शीर्षक है चक्रवर्ती के हस्ताक्षर। एक सम्राट दिग्विजय करने के बाद चक्रवर्ती बन गया। एक राजा था, सम्राट था, वह दिग्विजय करने के बाद चक्रवर्ती बन गया, वो चक्रवर्ती राजा कहलाने लगा। अब चक्रवर्ती का मतलब होता है कि सारी पृथ्वी पर राज करना, मतलब सारी पृथ्वी का वो राजा बन गया, पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। और चक्रवर्तियों को एक सौभाग्य मिलता है जो किसी साधारण और आम इंसान को या आम राजाओं को नहीं मिलता है। वह सौभाग्य यह था कि स्वर्ग में जो सुमेरु पर्वत है, उस पर्वत पर चक्रवर्ती के हस्ताक्षर करना। तो चक्रवर्ती के हस्ताक्षर करने का जो सौभाग्य है वो उस सम्राट को मिला था, और यह मौका सबको नहीं मिलता था। वह जब वह हस्ताक्षर करने थे तो वह सम्राट बड़े गाजेबाजों के साथ, वह बड़े ठाट बाट से, बड़ी फौज फाटे के साथ स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है ना। तो वो स्वर्ग के द्वार पर चले गए हस्ताक्षर करने के लिए। जैसे ही वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो स्वर्ग के द्वारपाल ने उनको रोका। राजा और उनके साथ जो गए थे गाजेबाजों के साथ, उनको रोक दिया और उस सम्राट को कहा कि आप आ गए, आपका मैं स्वागत करता हूं इस स्वर्ग के द्वार पर, लेकिन आप जो ये ठाट बाट के साथ, जो फौज के साथ जो भीड़ भाड़ लेकर आए हो आप, वो आपको अंदर नहीं जाने देगी, आपको यहाँ बाहर ही रुकना पड़ेगा। सिर्फ आप अकेले ही अंदर जाओगे, आपकी ये भीड़ भाड़ है वो स्वर्ग के भीतर नहीं जा सकेगी। सिर्फ आपको अकेले ही वहां जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर आपको हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन आप अपने साथ में कुछ हथौड़ी और खालसा और वो जो चीजें चाहिए वो साथ में लेकर आए हो क्या, वहां खोदने के लिए? तभी तो आप आपके हस्ताक्षर कर पाओगे। तो सम्राट ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जरूरी औजार साथ में लाया हूं अपने हस्ताक्षर करने के लिए। तो द्वारपाल ने जवाब दिया
कि पहले तो आपको अंदर जाकर तो आपको उस सुमेरु पर्वत पर जो हस्ताक्षर किए हुए हैं उस पर किसी और राजा के और सम्राट के जो नाम लिखे हुए हैं उस सम्राट का नाम आपको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हस्ताक्षर करने के लिए कोई और जगह बची नहीं है। सारा पर्वत हस्ताक्षरों से भरा हुआ पड़ा है। सम्राट और वो द्वारपाल के साथ अंदर गया, सुमेरु पर्वत पर गया तो उसने देखा सुमेरु पर्वत तो अनंत और विशाल दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा था। हिमालय पर्वत जैसे कहीं पर्वत उच्च चोटियों में समा जाए, उसकी उप चोटियों में समा जाए, इतना विशाल था। उस पर एक इंच भर भी जगह नहीं थी कि सम्राट अपने कहीं हस्ताक्षर कर सके। तो सम्राट ने सोचा कि अनंत काल में एकाध चक्रवर्ती कोई राजा होता है, मतलब अनंत काल में कोई एकाध चक्रवर्ती राजा होता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह काल अनंत हो चुका है। पर यह उसको नहीं पता था कि यह जो काल है वो अनंत हो चुका है। वहां कोई जगह ही नहीं बची है हस्ताक्षर करने की। वह बड़ा उदास और हैरान हो गया। कौन? सम्राट बड़ा उदास और हैरान हो गया। तो द्वारपाल कहने लगा कि राजा जी आप उदास न हो, मेरे पिता भी यही काम करते थे जो मैं कर रहा हूं, और मेरे पिता के पिताजी भी, मेरे दादाजी भी यही काम करते थे, और उनके पिता भी यही काम करते थे। हम पीढ़ी दर पीढ़ी यही सुनते आए हैं कि जब भी किसी चक्रवर्ती को अगर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं तो वह दूसरे की जगह मिटाकर ही अपना नाम लिखता है। हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी चक्रवर्ती राजा को सुमेरु पर्वत पर अगर हस्ताक्षर करने हैं तो वो पहले से जो हस्ताक्षर किए हुए हैं उनको मिटाकर फिर अपना हस्ताक्षर वो कर सकता है, अपना नाम वहां पर लिख सकता है। कभी भी यहां पर जगह खाली नहीं मिलती है, किसी को भी यहां पर जगह खाली नहीं मिलती है। तो चक्रवर्ती वापस लौटने लगा, उदास हो गया और वो वापस लौटने लगा। जब उसने कहा कि जब किसी का नाम मिटाकर अपने हस्ताक्षर करने पड़े तो वह तो एक पागलपन है। वो सम्राट कहता है, वो उदास हो गया और वापस लौटने लगा, और वो कहता है उस द्वारपाल से कि अगर जब किसी का नाम मिटाना है मुझे और किसी का नाम मिटाकर मुझे अपने हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं तो ये तो एक पागलपन है। इसमें अच्छा ही क्या है कि मैं तो किसी दूसरे का नाम मिटा रहा हूं। मैं आज हस्ताक्षर करके गया, अब वो बता रहा है कि अगर मैं आज हस्ताक्षर करूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, किसी के हस्ताक्षर मिटाऊंगा, वहां पर उसको जगह को साफ करूंगा, फिर मैं खोद खोद कर अपना नाम लिखूंगा, अपना हस्ताक्षर करूंगा, और जैसे ही मैं हस्ताक्षर करके चला गया और कल को कोई दूसरा आकर, दूसरा आएगा कोई सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट कोई दूसरा आएगा और वो आकर मेरा नाम मिटा देगा, क्योंकि पहाड़ ही इतना बड़ा है और इसमें इतने नाम हैं। अब वो सोच रहा है कि कल को कोई दूसरा आएगा और मेरा नाम मिटा देगा, क्योंकि पहाड़ में इतना बड़ा है और इतने नाम हैं इनके अंदर, तो इन्हें पढ़ता कौन होगा। अब वो बता रहा कि ये पहाड़ तो इतना बड़ा है और इतने नाम हैं, तो इनको पढ़ता कौन होगा, कोई पढ़ता तो होगा नहीं। मैं अपना हस्ताक्षर कर रहा हूं, उसको कोई पढ़ेगा नहीं। इस पहाड़ पर इतने हस्ताक्षर कौन पढ़ता होगा पूरा, और अगर मैं हस्ताक्षर करके जाऊं और कल को कोई दूसरा मिटा दे तो इसमें फायदा क्या। बिना पढ़े इसका मतलब क्या है। अब जब कोई पढ़ता ही नहीं उसका मतलब भी क्या है। मुझे क्षमा कर दो, अब वो बोलता है द्वारपाल से, मुझे क्षमा कर दो, मैं बिना हस्ताक्षर के जाना चाहता हूं। अब द्वारपाल से वो बोलता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं बिना हस्ताक्षर के जाना चाहता हूं। राजा ने सोचा सच्चा नाम तो अच्छा काम करने से होता है। अब राजा ने सोचा कि मैं सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर करके फायदा क्या है, दूसरे का नाम मिटाकर, और उसको पढ़ेगा भी कौन। वास्तव में सच्चा नाम तो अच्छा काम करने से ही होता है। अब मैं पत्थरों पर नाम लिख रहा हूं, मेहनत करके मिटा रहा हूं, पत्थरों पर लिखे नाम मिट जाते हैं,
अब पत्थरों पे जो नाम लिख लूंगा मैं, हस्ताक्षर कर लूंगा, वो तो मिट जाते हैं। अच्छे काम करने वाले का नाम है वो जन जन के हृदय में लिखा होता है। अब जब मैं अच्छे काम करूंगा और अच्छा काम करके मैं लोगों के हृदय में, लोगों के हृदय में अपना नाम लिखवाऊंगा, अपनी प्रजा के दिलों पर राज करूंगा, उनके लिए मैं अच्छे काम करूंगा, उनके सुख दुख में उनके साथ रहूंगा, मैं उनकी सेवाएं करूंगा, मैं अपने प्रजा के उन लोगों के दिलों में बसूंगा, उन लोगों का पसंदीदा राजा बनूंगा, उनके दिलों पर मैं अपने हस्ताक्षर करूंगा, तो वो हस्ताक्षर हैं वो मेरे हमेशा के लिए अमिट रहेगा। अब जो मैं उन लोगों के दिलों पर जो मैं हस्ताक्षर करूंगा, मेरे द्वारा लोगों के दिलों पर जो हस्ताक्षर किए हुए रहेंगे, उनको कोई दूसरा चक्रवर्ती आकर नहीं मिटा पाएगा, क्योंकि लोगों के दिल दिखने में छोटा लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि जो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा है। उस पर कोई किसी का नाम अगर एक बार लिख लिया, उस पर किसी का चहेता बन गया, मेरा हस्ताक्षर अगर लोगों के दिलों पर हो गया, तो उसको कोई और आएगा, उसके दिलों पर नाम तो लिखवा सकता है लेकिन वो मेरे नाम को मिटा नहीं पाएगा। तो मैं या सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर नहीं करके मैंने फैसला लिया कि मैं अच्छे काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, जन जन की मैं सेवा करूंगा, जन जन के सुख दुख में काम आऊंगा और मैं उनके दिलों पर अपने हस्ताक्षर करूंगा, उनके दिलों में, उनके मन मस्तिष्क में अपना नाम लिखवाऊंगा। इतना कहकर चक्रवर्ती सम्राट उस द्वारपाल से क्षमा मांगकर वापस वो दोनों स्वर्ग के द्वार से बाहर निकले और बाहर निकलकर जो साथ में भीड़ लेकर आए थे गाजो बाजो के साथ, उस भीड़ के साथ वापस वो राजा पृथ्वीलोक में अपने आ गए। वहां आकर उसने अच्छे काम करने शुरू कर दिए, लोगों के साथ उनके सहयोग करने लगा, उनकी सेवाएं करने लगा और उसने ये ठान लिया कि अब मैं सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर नहीं करके आया हूं, अब मैं अपने हस्ताक्षर इन लोगों के दिलों में, जन जन के दिलों में करूंगा। मैं उनकी सेवा करके हमेशा के लिए उनके मन मस्तिष्क में अपनी जगह बनाऊंगा। तब से राजा ने अच्छे काम करने शुरू कर दिए और राजा का जो एक अहंकार आ गया था सुमेरु पर, मैं चक्रवर्ती हूं और सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर करूंगा, वो अहंकार भी टूट गया। तो दोस्तों, चक्रवर्ती के हस्ताक्षर नामक जो मेरी एक कहानी थी वो यहीं खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावटी के हस्ताक्षर या दिखावटी के काम करने से अच्छा है कि हमें अच्छे काम करना चाहिए और लोगों के और अपने आसपास के लोगों का दिल, हृदय जीतना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा लोगों के हृदय में जो हमारे हस्ताक्षर होते हैं, हमारी जो जगह बनती है, हमारी जो एक पहचान बनती है, वह पहचान जिंदगी भर रहती है जब तक वो इंसान जिंदा है, पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। अगर हम किसी पर्वत पर, किसी कागज पर अगर अपने अहंकार में आकर अपने सर्टिफिकेटों पर अगर अपने हस्ताक्षर करवाकर उनको हम शो करते हैं, उनके हम दिखावटी करते हैं, तो उसको तो आज अगर हमने किसी कागज पर साइन कर दिए हैं तो कल को आकर कोई और भी मिटा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों पर अगर हमने एक बार राज कर दिया तो उसको जिंदगी भर रहता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। तो हमेशा हमें भलाई के नेक काम और अच्छे काम करने चाहिए, हमें अपना अहंकार कभी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी का मैं यहीं समापन करता हूं। आपने मेरी चौथी कहानी सुनी, चक्रवर्ती के हस्ताक्षर। किस तरह से वो राजा चक्रवर्ती को एक अभिमान था, अहंकारी था कि वो चक्रवर्ती राजा है और वो सुमेरु पर्वत पर अपने हस्ताक्षर करेगा और वहां पर सारे फौज के साथ, गाजे बाजे के साथ जब वह हस्ताक्षर करने जाता है तो वहां स्वर्ग के द्वार पर द्वारपाल उनको रोककर उनका स्वागत करता है
कि करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिल पाता। करे कोशिश इंसान तो उसे क्या नहीं मिल पाता। वो सिर उठा के देखे तो जिसे रास्ता नहीं मिल पाता, वो सिर उठा के देखे तो जिसे रास्ता नहीं मिल पाता। भले ही धूप हो कांटे हो राहों में चलना, भले ही धूप हो कांटे हो राहों में चलना तो पड़ता है। भले ही धूप हो कांटे हो फिर भी राहों में, पर उसे तो चलना तो पड़ेगा, क्योंकि किसी के प्यासे को घर बैठे कभी दरिया तो नहीं मिलता। क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया तो नहीं मिलता। दोस्तों इसके लिए तो हमें अगर प्यास लगी है तो प्यासे को तो साहिल के पास जाना ही पड़ेगा, प्यासे को पानी के पास तो जाना। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी एक अंधा, कभी एक गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। दोस्तों हमें अपने रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी हमें होना पड़ता है। दोस्तों अगर हम कड़वे वचन बोलेंगे तो हमारे रिश्ते कभी नहीं रुकेंगे। दोस्तों एक दोहा हमने पढ़ा था कि रहीमन धागा, रहीम जी का दोहा है ये, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे सो फिर ना मिले और मिले तो पड़ जाएगा। दोस्तों एक धागा है जिसको अगर हम तोड़ देंगे तो वो कभी वापस आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। अगर इनको जोड़ेंगे तो बीच में गांठ पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा हमें प्यारी बोली बोलनी चाहिए। हमें अगर इसका मतलब, मैंने अभी जो शायरी पढ़ी थी कि अगर रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी हमें अंधा, कभी बहरा और कभी हमें गूंगा बनना पड़ता है। अगर हम रिश्ते सही से निभाएंगे, अगर रिश्तों को निभाने के लिए हमें कभी कभार तो कुछ ऐसी बातें होती है कि जो अनदेखी करनी पड़ेगी। अगर हमें रिश्ता बरकरार रखना, चाहे हमारी दोस्ती का हो, चाहे हमारे परिवार का हो, चाहे हमारे पड़ोसी का, मित्रता का हो, हमें कभी बहरा भी बनना पड़ेगा, कुछ बातों को अनसुना करना पड़ेगा, कभी हमें गूंगा भी बनना पड़ेगा। कुछ कड़वी बातें जो हम बोलने से पहले हमें मिठास लानी है, तो कुछ हमें बुरा भी लग रहा